नमस्कार दोस्तों, आइकॉनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसकी जो समकालीन सभ्यता है उनमें मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं को ही गिना जाता है, जिनमें है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है ना। ये जो 3 सभ्यता है यह है जो है अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे भारत की जो वैदिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, लेकिन जब इसकी खोज हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक गिना जाता है। अब अगर हम बात करें इसके समय काल की, तो दोस्तों इसका जो समय काल है इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय काल बताया, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले सर जॉन मार्शल की। ये हमारे भारत के जो पुरातात्विक खुदाई के अध्यक्ष थे उस टाइम के। ठीक है ना। तो इन्होंने जो समय काल इसका जो बताया है वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। इन्होंने एक अनुमान लगाकर बताया था, लेकिन जो दोस्तों जो सही इसका जो समय काल है वह हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो C14 कार्बन पद्धति है उसके द्वारा जो बताया गया है वह समय काल है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। ये जो समय काल है यह कार्बन पद्धति C14 के द्वारा हमें इसका पता चलता है। ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें इसकी खोज की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें तो 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। मैं नाम लिख देता हूं उनका। चार्ल्स मेसन सन 1826 के समय की बात थी। एक व्यक्ति चार्ल्स मेसन जो हड़प्पा नगर के वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक महिला है वह वहाँ से ईंट खोदते हुए उनको नजर आई। जब उन्होंने वहाँ पर उसका सर्वेक्षण किया तो पाया गया कि वहाँ का जो गांव था वह पूरा का पूरा वहाँ की जो उस सब वहाँ खंडर से ईंट निकाल कर क्या करते थे, अपने घरों को बनाते थे। तो उन्होंने यह जानकारी गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट ने उसे उस टाइम पर नज़रअंदाज कर दिया है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1853 से 1856 के बीच में 2 भाई थे, ब्रंटन बंधु। इनको रेलवे लाइन बिछाने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा सौंपा गया था। तो जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे लाहौर से कराची तक, तो बीच में ही इनको एक नगर पर, मतलब एक जो हमारा इस समय फिलहाल जिसको हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, वह बीच रास्ते में पड़ा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी खुदाई में ईंटें निकलती है, तो उन्होंने इस ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में इनका प्रयोग ले लिया। तो इसके बाद में 1853 में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कनिंघम। ठीक है ना। 1853 में भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कनिंघम। जब ये यहाँ पर हड़प्पा पहुँचे तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है जो बहुत ही पुराना है। उन्होंने इसकी जानकारी गवर्नमेंट को दी, लेकिन उस टाइम पर भी गवर्नमेंट ने इसकी खुदाई करने से इसको नज़रअंदाज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको उस समय ऊपर ही बहुत कुछ खाने को मिल रहा था, तो वो क्यों खुदाई करें। उन्होंने सोचा इसको बाद में इसके लिए टाल देते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट फ्री हो गई तो 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, पुरातात्विक समिति, जिसके अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। उनके नेतृत्व में 2 व्यक्ति को खुदाई का कार्य सौंपा गया था, जिनमें एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी और दूसरे व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी। इन 2 व्यक्तियों को
पुरातात्विक खुदाई के लिए इनको कार्य सौंपा गया। ठीक है, तो दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम जहाँ पर से ईंटें खोद क्या नाम अपना चार्ल्स मैसन को जहाँ पर जो स्थल मिला था वहाँ पर इनको भेजा गया। इनको वहाँ पर सबसे पहला शहर जो मिला जिसका नाम था हड़प्पा। तो दोस्तों जो सबसे पहला शहर जो मिला था दयाराम साहनी को जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है ना, इसकी खोज हुई थी 1921 में। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो दूसरा शहर जो मिला था राखलदास बनर्जी को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, इसकी खोज हुई थी 1922 में, एक साल बाद। और यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, इसी प्रकार से कई शहर की जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कई शहरों की जो खोज की गई उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसके नाम की। सिंधु घाटी का नाम सिंधु घाटी कैसे पड़ा, हड़प्पा कैसे पड़ा। ठीक है, जब सबसे पहला जो शहर खोजा गया था जिसका नाम था हड़प्पा, सबसे पहला जो हड़प्पा था इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, जहाँ पर ये स्थल मिला उसके पास में एक गांव था जिसका नाम था हड़प्पा। उसी के नाम पर इस स्थल को नाम दे दिया गया हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, तो इसके बाद हड़प्पा सभ्यता इसका नाम हो गया। उसके बाद में जब इसकी खुदाई चालू की गई, पुरातात्विक जब शहर एक के बाद एक शहर मिलने लगे तो देखा गया कि अधिकतर जो शहर थे वह सारे के सारे सिंधु घाटी नदी के किनारे मिल रहे थे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो भी वहाँ के नागरिक थे उन्होंने सोचा कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाए, क्योंकि सारे के सारे नगर जो हमको कहाँ मिल रहे हैं, सिंधु घाटी सब नदी के किनारे मिल रहे हैं। इसका नाम, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कुछ समय के पश्चात खुदाई के दौरान भारत में जब खुदाई चालू हुई तो सबसे ज़्यादा स्थल, सिंधु घाटी नदी से भी ज़्यादा स्थल हमें सरस्वती, जो आज के समय में विलुप्त नदी हो गई है, लेकिन उसके जो निकट सरस्वती नदी के जो तट पर सबसे ज़्यादा हमें क्या मिले, नगर मिले। इसलिए कुछ महान वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता बोलना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाए, सरस्वती सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता भी रख दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, फिर किसी व्यक्ति ने मत दिया कि अगर कुछ समय के पश्चात किसी दूसरी नदी के अगर किनारे अगर ज़्यादा शहर मिलने लगे तो इसे इसका नाम कितने बार परिवर्तित किया जाएगा। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के जो मुख्य नाम था उसका मुख्य नाम क्या दे दिया, हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये दो जो नाम है सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है। इसके बाद में इसका जो अगला नाम है इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो व्यक्ति थे इस समय के, जो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यक्ति थे वह बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, 89% तांबा प्लस 11% टीन, ये दो धातु को मिलाकर उन्होंने एक नई धातु का निर्माण किया जिसका नाम था कांसा। इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उसके मुख्य मुख्य 4 नाम हो गए हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के फैलाव के बारे में, यह कहाँ तक इसका फैलाव था, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके सर्वाधिक स्थल लगभग 925, इसके जो टोटल स्थल थे 1500, टोटल जो खुदाई में हमको स्थल मिले हैं वो टोटल स्थल मिले हैं 1500 स्थल हमको इसके खुदाई में मिले, जिसमें से भारत में जो स्थल मिले वह है 925। कहाँ है, भारत में 475 पाकिस्तान में, एवं मात्र 2 स्थल जो है वो हमें कहाँ मिले, अफगानिस्तान में।
कुल मिला के इसके लगभग 1500 स्थल मिले, जिसमें लगभग 925 भारत में, 475 पाकिस्तान में और 2 स्थल अफगानिस्तान में। जिसमें भारत में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले हैं, तो वह गुजरात में। ध्यान रखना दोस्तों, गुजरात में सर्वाधिक भारत में स्थल जो गुजरात में निकले हैं। अब आगे की बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह त्रिभुजाकार सभ्यता थी। किस प्रकार की थी? त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब इसको हम मैप के द्वारा समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्थल हमको मिले भारत में 925, लगभग इनकी इतनी संख्या है। जो पाकिस्तान है वहाँ पर हमको 425 मिले, सॉरी 475, और अफगानिस्तान में मात्र हमको 2 साइट मिले। ठीक है ना, यह त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें चारों कोनों पर सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से शहर जो बसे थे, सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी शहर को हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे जो उत्तरी जो हमें स्थल मिला वह जम्मू कश्मीर में एक शहर था जिसका नाम था मांडा। ठीक है, ये सबसे उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में मांडा। ठीक है ना, आपको तो पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ से इधर उधर ऊपर है, यहाँ पर हमें जम्मू कश्मीर में मांडा मिला। और अगर सबसे पश्चिमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक जिला है जिसमें एक नाम है जिसका नाम है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक है, ये दो, एक सबसे उत्तरी हो गया मांडा, सबसे पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणी की बात करें तो सबसे दक्षिणी में है ये अपने महाराष्ट्र जिले में आता है जिसका नाम है दामाबाद। ये हो गया सबसे दक्षिणी। और अगर सबसे पूर्वी की अगर हम बात करें, सॉरी ये सबसे पश्चिमी है, ये है पूर्वी, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। सबसे पश्चिम की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी जो है वह पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम है, राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक स्थल मिला है जिसका नाम है सुत कागेंडोर। ये हमारे 4 हो गए, उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दामाबाद और पश्चिम में सुतकागेंडोर। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई थी वह 1600 किलोमीटर थी और चौड़ाई जो थी वह 1400 किलोमीटर थी। ठीक है ना, यह इतने क्षेत्र में ही फैला हुआ था। दोस्तों इस शहर के जो नगर थे, इस शहर के जितने भी नगर थे वह 2 भागों में विभाजित थे। पहला होता था पूर्वी टीला और दूसरा होता था पश्चिमी टीला। ठीक है, हर शहर 2 टीलों में विभाजित था। जैसे मान लो एक पूर्वी टीला होता था और एक होता था, ये रहा पूर्वी टीला, दिख रहा है। इस प्रकार से हर शहरों को 2 टीलों में विभाजित किया गया, मतलब 2 शहर में, एक शहर को 2 अलग अलग भागों में बनाया गया था। ठीक है, जो पूर्वी टीला था इसमें सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे और जो पश्चिमी टीला था उसमें पुरोहित, मतलब जो वीआईपी कोटे के जो लोग होते हैं वह लोग इस पश्चिमी टीले में क्या करते थे, निवास करते थे और इसमें सामान्य लोग निवास करते थे। इसकी जो जनसंख्या वह काफ़ी अधिक होती थी, इसकी बहुत ही कम होती थी। ये वाला जो टीला था यह हर शहर के जो पश्चिमी वाला टीला रहता था वह पक्की ईंटों से चारों ओर से क्या होता था, सुरक्षित होता था।
और ये पश्चिमी टीला हर जो नगर का हर टीला सुरक्षित नहीं रहता था, कोई कोई सा टीला ही सुरक्षित रहता था। अब इसके बाद में बात करें